या दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। प्रोग्राम बदलता दौर में गेट स्पेशल सीरीज हम कर रहे हैं। 3 एपिसोड्स हम इस सीरीज में करेंगे। तीनों इंडस्ट्री के धुरंधरों से आपको मिलवाएंगे। आपने पहला एपिसोड सुना धनंजय साहब के साथ। दूसरा एपिसोड इस सीरीज में हम कर रहे हैं आकाशदीप बंसल साहब से, जो सरल एक्स के फाउंडर हैं। इंडस्ट्री में बड़ा नाम है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गैड से रिलेटेड इस कन्वर्सेशन में पूछेंगे तीखे सवाल। गैड क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? अचीव क्या हो रहा है? क्या टेक्नोलॉजी वाकई हमें एम्पावर कर रही है? क्या एआई का एक्सेसिबिलिटी में कंट्रीब्यूशन होने वाला है? अगर एक्सेसिबिलिटी की अवेयरनेस बढ़ रही है तो इम्पैक्ट नजर क्यों नहीं आ रहा? ये कुछ सवाल हम लेंगे आकाशदीप बंसल के साथ। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत रेडियो उड़ान पे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू दानिश भाई। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आकाश भाई, सबसे पहले मुझे 3 इनिशिएटिव्स, 3 ऐसी चीजें बताएं गैड के आने के बाद जो एक्सेसिबिलिटी फील्ड में हुई है। देखिए दानिश भाई, यदि ऑनेस्टली बोलूं तो गार्ड के बारे में मुझे लगभग 2 साल पहले पता लगा। उससे पहले मुझे गार्ड का पता भी नहीं था कि जो कुछ ऐसे ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे करके कुछ होता है। अराउंड 2 साल पहले हम जब एक बार एक मार्केटिंग वेबिनार के लिए सोच रहे थे, तो उस समय मुझे किसी ने बताया अच्छा ऐसे कुछ मई में रहता है एंड हम उस पर्टिकुलर डे को टारगेट करके ये वेबिनार कर सकते हैं। उस समय मैंने थोड़ा सा पढ़ा भी था गार्ड के बारे में। बट जो ब्रॉडली मैं इसका ऑब्जेक्टिव समझ रहा हूँ ना कि वो ये है कि आप जब सब लोग मिलके एक टाइम पे बात करते हैं एक्सेसिबिलिटी के बारे में, एक पर्टिकुलर गार्ड ने एक पर्टिकुलर डे दे दिया है, एक पर्टिकुलर मंथ दे दिया है लोगों को कि यार इस समय आप बात करो, तो क्या होता है कि जब सब एक साथ कलेक्टिवली बात कर रहे होते हैं तो वो उसकी जो रीच है वो बढ़ जाती है। आप कभी आप अकेले बोलोगे तो उसकी रीच उतनी नहीं होगी, लेकिन यदि पूरी कम्युनिटी एक साथ मिलकर एक पर्टिकुलर टाइम पे एक टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रही है तो उसका जो इम्पैक्ट है, जो रीच है, उसके जो मतलब जो ज्यादा उसके रीच होने के चांसेस है वो काफी हद तक बढ़े। तो वो मैं एक बेनिफिट देखता हूँ गार्ड का। और स्पेसिफिकली ऐसे कोई इम्पैक्ट हुआ हो या कुछ है, वो चीज टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ऐसा कुछ नहीं, मेरी नॉलेज में। ओके, तो 2 साल पहले आपको पता चला, आपने खुद ही माना, और जबकि गैड या गार्ड को डेकेड से ज्यादा हो गया है सेलिब्रेट करते, और आप इसी फील्ड से हैं। इस बार कितने इनविटेशन आए अभी तक आपको? मैं अभी तक ऑलरेडी 3-4 इवेंट्स के लिए मेरे पास इनविटेशन आ चुका है फॉर ए स्पीकर। तो ये जो इनविटेशन आपको आ रहे हैं, आपके हिसाब से गैड हमें किन लोगों के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए, और क्या वो एक्सपेक्टेशंस मीट हो रही हैं? अगर इसको मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं, मैंने देखा है अभी तक जितने गैड के प्रोग्राम होते हुए उसमें हमारी कम्युनिटी के ही लोग होते हैं, जबकि जो गैड का लार्जर इम्पैक्ट हमें ऑब्जेक्टिव समझ आता है कि इंडस्ट्री लीडर्स को बुलाया जाए, जो हम्म। कंपनीज के सीईओ हैं या जो एक्सेसिबिलिटी पे काम करते हैं, उनको अवेयरनेस करवाई जाए। क्या वो होता दिख रहा है आपको? राइट, तो वो आपने सही बोला कि लाइक एक्चुअल ऑब्जेक्टिव वही है कि हम जिन लोगों को एक्सेसिबिलिटी के बारे में नहीं पता है उन लोगों को एक्सेसिबिलिटी के बारे में पता है। ठीक है ना? तो उसमें चाहे वो बिजनेस के ओनर्स हैं, चाहे वो कोई भी है, या इन जनरल पॉपुलेशन, तो वो कुछ कुछ जगह वो वेबिनार्स हो रहे हैं, लोग ट्राई कर रहे हैं। जैसे अभी सरलेक्स में जो मैंने आपको 2 साल पहले वेबिनार का है, यदि हम लोग उसको उस समय उतना अच्छे से कर नहीं पाए थे, मतलब उसकी रिकॉर्डिंग आपको भी ऑनलाइन नहीं मिलेगी। बट उस समय भी हमने क्या किया था कि हमने डिफरेंट इंडस्ट्री प्रोफेशनल को ही बुलाया था। उस समय जो हमारे यहाँ पे जो पैनल डिस्कशन हमने किया था, तो उसमें एक पैनल में एक थे अर्बन कंपनी से, 2 यूनियन बैंक से थे, एक आपका अमेजोन से थी, और एक W3 से। और उसमें जो हमने सर्कुलेट किया था उस वेबिनार के बारे में, वो हमने डिफरेंट कॉर्पोरेट, जितने भी हमारी कॉर्पोरेट्स में जहाँ जहाँ रीच थी, वहीं पे हमने सब जगह सर्कुलेट किया था। ऑब्जेक्टिव हमारा वही था कि डिफरेंट कॉर्पोरेट्स के लोग आए, वो समझे एक्सेसिबिलिटी क्या है एंड उसके हिसाब से वो लर्न करें। ठीक है? तो वो चीज मेरे ख्याल से कुछ लोग और भी करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस साल का भी हमारा अभी एजेंडा है। अभी हमारा पूरा फाइनल हुआ नहीं है, इसलिए मैं अभी बता नहीं पाऊंगा उसके बारे में ज्यादा। बट इस साल भी हम इसी तरह का कुछ प्लान ये कर तो रहे आपके बारे में है ना, जिन इवेंट्स में आप हैं। जाते हो वहां क्या आपको राइट। सेम रेप्लिकेट होता हुआ दिखता है? क्योंकि मुझे तो नहीं दिखता, मुझे तो अपनी कम्युनिटी के ज्यादा लोग दिखते हैं। मुझे जो
ऑब्जेक्टिव है वो मीट होता हुआ नहीं दिख रहा। एक जैसे आपने कहा कि कम्युनिटी को इकट्ठे होके आवाज उठानी है, अवेयरनेस करनी है, वो होता हुआ दिख रहा है, लेकिन हम्म। टारगेटेड ग्रुप के पास हम नहीं पहुंच रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल नहीं पहुंच रहे हैं। अवेयरनेस वो धीरे धीरे बढ़ रही है उसमें, लेकिन वही है कि थोड़ा शायद अभी टाइम, अभी जितना होना चाहिए, जितना हमारी एक्सपेक्टेशन है वो मीट नहीं हो रही है। वो हमें फिगर आउट करना पड़ेगा कि वो क्या गैप्स हैं। बट ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं होगा। उसमें सब लोगों का कोशिश यही है कि लाइक कि किया जाए। और मतलब अगेन वही बात आती है कि लाइक जब आप मेल्स भेज रहे हो, आपके पास भी यदि 50 डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट्स के मेल आते हैं, यदि आपको उस ईमेल में को पढ़ के आपको इंटरेस्ट नहीं जागा, तो आप शायद उस वेबिनार के लिए नहीं जाएंगे सुनने के लिए। तो वो कहीं ना कहीं एक बेसिक अवेयरनेस हमें लानी होगी। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, सेबी के टाइम पे जब सेबी ने पिछले साल सर्कुलर निकाला था, तो उस समय जब सेबी ने सर्कुलर निकाल दिया, तो सारी रजिस्टर्ड एंटिटीज के लिए कि आपके जितने भी पब्लिक डिजिटल एसेट है वो एक्सेसिबल होने चाहिए। तो उस समय किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था ये होता क्या है। और उस समय भी हम लोगों ने काफी किया था कि लाइक कि हम लोगों ने ऑल्टरनेट डे पे वेबिनार्स रखे थे कि लाइक कि लोग, आप लोग आइए, समझिए पहले डिजिटल एक्सेसिबिलिटी में करना क्या है, उसके बाद डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। तो वो धीरे धीरे जब वो अवेयरनेस बढ़ेगी ना, अभी जैसे ऑलरेडी सेबी के रेगुलेशन की वजह से, आरबीआई के रेगुलेशन की वजह से वो अवेयरनेस आ रही है, और डेवलपर जब काम कर रहे हैं तो उनको समझ में आ रहा है, तो वो धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ेगी। क्या बदला एक्सेसिबिलिटी में गैट के आने के बाद? आपको 2 सालों से एटलीस्ट इसका पता चला है, शोर काफी हुआ है। हम्म। हम्म। आपके हिसाब से ग्राउंड लेवल पे कौन सी 2-3 बड़ी चीजें हैं फ्रॉम द डिजिटल एक्सेसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू जो बदली हैं? सो मैं ये तो नहीं कहूँ कि स्पेसिफिकली कार्ड की वजह से वो कुछ बदला है। आई वुड से, देखिए अभी यदि मैं इंडिया का स्पेस देखूं, तो जब 3 साल पहले हमने सरलेक्स शुरू किया था, तो पहला 1 साल में कंपनी को कन्विंस करना बहुत मुश्किल लगा था। बिकॉज उस समय तक लीगल कंप्लायंस काफी ढीला था। मतलब आप, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट था 2017 में, उसके बाद आपका बीआईएस के IS 17802 भी आ चुका था। बट स्टिल लोगों को पता ही नहीं था कि अच्छा ये IS 17802 पे कुछ हमें स्टैंडर्ड फॉलो भी करना है। फिर जब सीसीपीडी में केसेस होने शुरू हुए, सेबी ने सर्कुलर निकाला, आरबीआई ने सर्कुलर्स निकाले, उसके बाद अवेयरनेस बढ़ी है, काफी लोगों ने समझना शुरू किया। तो अभी पिछले 2 साल में काफी चीजें बदली हैं। मतलब एक तरह से मैं कहूँगा कि लोग अब उसको चाहे कंप्लायंस के चक्कर में ही कर रहे हैं, बट वो अभी एक्टिवली करने की कोशिश कर रहे हैं। उस गार्ड की स्पेसिफिकली वजह से क्या हुआ है, ये मेरे लिए कह पाना बहुत मुश्किल नहीं, इन जनरली मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो अभी आप कह रहे हैं कि लीगल मैंडेट के कारण लोग आगे आ रहे हैं। है। तो क्या जिनके ऊपर लीगल मैंडेट हो रहा है वही आ रहे हैं, या इसका इम्पैक्ट दूसरी कंपनियों पे भी पड़ रहा है? मोस्टली मैं कहूंगा कि जो कंपनी पे लीगल कुछ हो रहा है वही अभी आ रहे हैं। ठीक है। इसमें कुछ, एक मैंने रिपल इफेक्ट ये देखा है, मतलब दो तरह के रिपल इफेक्ट कहूँगा, कि जैसे किसी एक कंपनी के 50 डिफरेंट ब्रांड, ठीक है, उनमें से आपने 4 या 5 के ऊपर केस हुआ था, तो 4-5 पे तो किया ही है उन्होंने कहा। बट उसके अलावा जो और बाकी के 40-45 थे, उस पे भी वो एक्टिवली काम करने की कोशिश कर, ऐसी भी मैं कंपनियों को, तो कुछ दैट्स अ ऐसी बिग कंपनियां चेंज। भी हैं कि लाइक, दैट्स अ बिग चेंज, कि वो खाली ये नहीं कह रहे हैं कि भाई जिन 4-5 पे केस हुआ है सिर्फ हम उन्हीं पे करें। ठीक है ना। उसके अलावा दूसरा एक और चीज मैंने देखी है कि लाइक कि अभी क्या है कि जैसे कुछ सेबी ने भी जैसे कहा था कि आप जो भी प्रोक्योर कर, आप प्रोक्योर करते हुए आप ऐसी ही प्रोडक्ट को प्रोक्योर कीजिए जो एक्सेसिबल है। तो हमारे पास कई बार ऐसी इंक्वायरीज भी आई है कि जो लोग बहुत यंग स्टार्टअप्स हैं और वो एक्सेसिबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं। गैप्स कहाँ कहाँ हैं आज भी? गैप्स मेरे हिसाब से दो चीजें हैं, देखो। अभी यदि मेरे हिसाब से लीगल का रोल हमेशा रहेगा, लेकिन लीगल में जो मैं समझता हूँ अभी भी ये कंप्लेंट ड्रिवन ज्यादा है, कंप्लायंस ड्रिवन अभी होना अभी का, इसमें थोड़ा और काम करना पड़ेगा। जैसे अब आपका सेबी ने तो फिर भी कहा है कि हर साल रिपोर्टिंग करनी है, जितनी भी रजिस्टर्ड एंटिटीज हैं, जितने भी एएमसीज हैं, स्टॉक ब्रोकर्स हैं, जितने भी आपकी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, इनको सेबी को हर साल एक्सेसिबिलिटी की रिपोर्ट सबमिट करें। बट इसी तरह का यदि आप देखो तो किसी और कंपनी के लिए हर साल की रिपोर्टिंग मैंडेटरी नहीं। अभी मोस्टली कंपनीज का क्या हुआ है कि जिनके अगेंस्ट केस कंप्लेन हुई है, सीसीपीडी ने लेटर इशू किया, उसके बाद वो कंपनी ने काम किया, एक बार उन्हें हो गया कि हाँ भाई हमने एक बार एक्सेसिबिलिटी अचीव कर ली, उसके बाद वो फिर एक बार कूल डाउन हो जाता है, वो फिर ठंडे बस्ते में। ठीक है। वो रेगुलर हर साल रिपोर्टिंग
उन्हें हमेशा यदि करनी पड़े, लाइक यदि हम इसको ये बना दें कि आपको जब एमसीए की एनुअल फाइलिंग होनी है हर साल, आपको उसमें एक्सेसिबिलिटी की रिपोर्ट साथ में अटैच करना है, आपको उस समय एक्सेसिबिलिटी का स्टेटस भी हर साल आपको देना ही देना है। इससे क्या होगा कि ये कंप्लेंट ड्रिवन नहीं होगा, ये एक्चुअली में एनुअल रिकरिंग कंप्लायंस बन जाएगा कि हर साल करना ही है। हमें जस्ट ये नहीं कि जब कंप्लेन हो गई तब करें। दूसरा, एक और जो चीज मैं कहूंगा कि ठीक है, लीगल इम्पोर्टेंट है, बट उसके अलावा हमें ये भी समझना पड़ेगा कि बिजनेस के एंगल से, ठीक है, बिजनेस समझता है कि एथिकली हमें करना चाहिए, ठीक है, बट आप खुद सोचो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो शायद कंप्लायंस आपको भी करने होंगे, बट आप नहीं कर पा रहे होंगे। चाहे आपकी बैंडविड्थ कंस्ट्रेंट है, चाहे वो आपको लग रहा है कि यार अभी हमारे उस तरह के यूजर्स नहीं है, या उस तरह की चीजें नहीं है, तो हमें अभी वो करने की जरूरत, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बिजनेस उस एंगल से भी एनालाइज करने की कोशिश करता है कि यार यदि मैंने 10 रुपए इन्वेस्ट की एक्सेसिबिलिटी में, तो मैं 10 रुपए एक्सेसिबिलिटी में लगाऊं कि कहीं और लगाऊं, मुझे रिटर्न कहाँ जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो बिजनेस करेगा, एथिकली वो भी करना चाहता है, बट यदि वो अभी तक, उन्हें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि उन्हें ये नहीं पता कि मुझे 10 रुपए इन्वेस्ट करके मुझे 1 रुपया रिटर्न मिलेगा, 2 मिलेंगे, 10 मिलेगा, 20 मिलेंगे, नहीं पता। एक सिंपल सा क्वेश्चन जो मेरे से एक बार किसी ने पूछा था, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बट उन्होंने मेरे से पूछा कि यार ये बताओ, तुम कह रहे हो 15% पॉपुलेशन डिसेबिलिटी की है, बट सबको तो डिजिटल एक्सेसिबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं आती है, उसमें तो व्हील चेयर यूजर भी है, करेक्ट। उसमें ऐसे भी हैं जो लो विजन है, जिनमें उन्हें थोड़ा सा हाई कंट्रास्ट कर दिया या थोड़ा सा मतलब लार्ज साइज कर दिया फोन का, उसके बाद उनका काम चल जाता है, ठीक है। तो इस 15% में से कितना परसेंट पॉपुलेशन ऐसी है जो डिजिटल एक्सेसिबिलिटी के चैलेंजेस को फेस कर, उसका नंबर क्या है, बिल्कुल। ठीक है, उसका नंबर किसी के पास नहीं। दूसरा, फिर ये आता है कि अब उन्होंने मेरे से पूछा, यार मुझे ये बताया कि मैं इस ऐप को एक्सेसिबल बनाऊं, तो मेरे कितने नए यूजर मैं एंटिसिपेट कर सकता हूँ कि कितने परसेंट मेरे लगभग यूजर बढ़ेंगे, या फिर मैं ये एंटिसिपेट कर सकता हूँ कि जो मेरे अभी ऑलरेडी यूजर हैं, जो एक बार को स्ट्रगल करके मेरा ऐप यूज कर रहे हैं, तो उनकी से मेरा जो रिपीट ट्रांजेक्शन है वो काफी हद तक बढ़ जाए। तो मेरे पास इनके आंसर्स नहीं है, क्योंकि कोई भी प्रॉपर केस स्टडीज नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं, नहीं है। ठीक और है ना। 15% भी तो आप जो बात कर रहे हो वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कर रहे हो, इंडिया में तो दो right, परसेंट ही है, जो पुराना हाँ डेटा तो कहता है। हाँ, ठीक है ना। तो जब आप सोचोगे तो इसमें बेसिकली जब बिजनेस अपने एंगल पे सोचने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने की कोशिश कर रहा है, बट वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए डाटा ही नहीं, केस स्टडीज है ही नहीं। ये बात हमने की थी धनंजय साहब के साथ भी। उन्होंने कहा बिजनेस केस डालना तो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर इसको आगे बढ़ाना है। दूसरा जो आपने फ्लैग हम्म, किया बड़ा इंपॉर्टेंट इशू, मेंटेनेंस का कोई रिपोर्टिंग नहीं है। वही एक ऐप हम्म, आती है, एक बार आपने केस किया उन्होंने कर दिया काम खत्म, नेक्स्ट अपडेट आई हम्म, फिर खराब हो गया। आज हम्म, के टाइम पे भी जो सीसीपीडी की आप बात कर रहे हैं, क्रेड आज भी इनएक्सेसिबल है। फोन पे अब इनएक्सेसिबल हो गया है पिछले एक महीने से। तो कितनी बार आप एक ही ऐप को लेके लड़ाई लड़ते रहोगे? मुझे तीन चीजें आपसे समझनी है। एक, मॉनिटरिंग जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कर रही है, आपको नहीं लगता कि वो सही से नहीं हो रहा काम? दूसरा, जो इम्पैनल्ड हुए हैं डिपार्टमेंट के साथ 18 कंपनीज, उसमें मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला हमारा नाम मत लेना, लेकिन ये जो बिल्ट इन्वायरमेंट वाले लोग हैं, इनको डिजिटल एक्सेसिबिलिटी का नहीं पता, लेकिन फिर भी इन्होंने टेंडर लेने शुरू कर दिए। एक तो बीडिंग बहुत कम करते हैं, और फिर काम करवाने के लिए भी हमारे पास ही आते हैं। तो ये मीडिएटर बन के काम कर रहे हैं, उससे हमें काफी चैलेंज आ रहा है। तो ये जो मॉनिटरिंग है, इसको आप कैसे देखते हो, और इसमें एआई क्या रोल अदा कर रहा है? ठीक है। तो आई थिंक सबसे पहला क्वेश्चन आपका था मीटी का, तो टू बी ऑनेस्ट मीटी क्या कर रही है मुझे नहीं पता, मतलब मीटी कुछ कर भी रही है नहीं कर रही है, मुझे टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से तो कुछ मेरी नॉलेज में तो नहीं, ठीक है। तो एम्पेनल वेंडर्स में दैट आई एग्री कि कुछ लोग ऐसे एम्पेनल हुए हैं जो इवन कुछ नहीं भी कर रहे हैं, यदि ले भी रहे हैं वो तो बहुत लो में कर रहे हैं। इवन मैं नाम नहीं लूंगा, मतलब मुझे एक पता लगा था कि किसी एक ने बिडिंग करी है सिर्फ 300 रुपये पर पेज, ठीक है, 300 पेज में एंड टू एंड। आपको सोच के देखना, एक पेज को ऑडिट करने में कितना टाइम लगता है, 300 पेज में आप क्या करोगे। अब वो क्या ही करवा रहा है ऑडिट, क्या अल्टीमेटली होने वाला है उससे, हमें नहीं पता वहाँ क्या होने, क्योंकि गवर्नमेंट में जब आप
प्योरली बिडिंग के बेसिस पे, क्योंकि वो तो L1 पे जाता है। अब इसका जो मुझे सॉल्यूशन समझ में आता है वो ये आता है कि हमें, ठीक है, डीपीडब्ल्यू ने एम्पैनलमेंट किया, बट हमें एक एक बॉडी बनानी पड़ेगी जिसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होने चाहिए डिजिटल एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड, जहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो हमें डिस्कस करने की जरूरत है। जैसे इनिशियली जब सीसीपी मतलब डीपीडब्ल्यू ने भी सर्कुलर निकाले थे, या जो भी गवर्नमेंट के भी जितने भी आते थे, तो उसमें ये आता था कि 100% हमें कंप्लायंस कर। हमने उन्हें समझाया, देखो 100% पॉसिबल होगा नहीं। ये कहना कि आपकी वेबसाइट 100% एक्सेसिबल हो सकती है, ये एक्सपेक्टेशन के साथ आप काम शुरू कीजिएगा। उसमें थोड़े बहुते रहेंगे। कोशिश ये की जा सकती है कि मोस्टली बग सॉल्व हो जाए। इसलिए जो हम जनरली एट सेरेलेक्स हम लोग जो स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, हम ये करते हैं कि हमने जितना ऑडिट में बग्स निकाले थे, हम कम से कम 80% बग आप सॉल्व कीजिए, तब उसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट देंगे। एंड दूसरा, जो भी हाई इम्पैक्ट बग्स, वो कोई भी ओपन नहीं, उसका कोई ना कोई वर्क अराउंड बोलो। जब आपने ये अचीव कर लिया, उसके बाद ही हम आपको कहेंगे कि हाँ आप एक्सेसिबल हो गए हो, नहीं तो नहीं। कुछ लोग हैं जो फिर भी 95 97 तक भी लेके गए अपना स्कोर। 100% बहुत रेयर केस में जा। तो अब ये जो 80% का थ्रेशोल्ड है, ये हम लोगों ने अपने आप डिसाइड कर रखा है। बट इसका कोई भी कहीं पे कोई बेंचमार्क है कहीं पे कि ये होना चाहिए, इतना परसेंट होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए, ये पॉसिबल है, ये कोई भी कलेक्टिव जब तक बॉडीज नहीं बनेगी, जब तक ये सारे इश्यूज डिस्कस नहीं हुए कि प्रैक्टिकली चीजें करने में जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनमें क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता, क्या बं- करना चाहिए एज बंसल इंडस्ट्री। साहब, मुझे ये बताएं, आप कंपनी रन करते हैं, साथ ही साथ आप इस कम्युनिटी का भी पार्ट है। आपने मिट्टी को लेके 1 मिनट में स्टैंड ले लिया, मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। यही हम किसी भी जो एंटिटी को लेके अपना स्टैंड बहुत जल्दी ले लेते हैं। डिपार्टमेंट, मुझे नहीं पता क्या कर रहा है, सही कर रहा है गलत कर रहा है। कोर्ट, मुझे नहीं पता सही कर रहा है या नहीं कर रहा। ये स्टैंड हम अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए क्यों नहीं ले सकते? जब आप कहते हो कि, जब धनंजय भी कह रहे हैं कि सही नहीं है इम्पैनल्ड, आप भी ये कह रहे हैं, आई एम श्योर जब मैं तीसरे गेस्ट के साथ करूंगा इंटरव्यू वो भी यही कहेंगे। ठीक है, आप पब्लिकली मत करिए, क्योंकि हम सब एक ही कम्युनिटी में रहते हैं, छोटी कम्युनिटी, आई अंडरस्टैंड थिंग्स। बट क्या हम डिपार्टमेंट को इससे रूबरू नहीं करवा सकते कि ये चल रहा है? क्या ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है? तो अगर आप लोग नहीं करोगे तो कौन करेगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, फिर हम एआई पे भी आएंगे। हम देखते हैं हर साल 20 से 50 एक्सेसिबिलिटी के ऊपर अवार्ड दिए जाते हैं, नेशनल अवार्ड भी दिए जाते हैं। हम देख रहे हैं कि सीएसआर का बहुत बड़ा अमाउंट एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड चीजों पे जा रहा है। फिर हम देखते हैं गवर्नमेंट के जो सुगम्य भारत कैंपेन है, उसका पैसा इसमें पंप इन हो रहा है। एट द एंड ऑफ द डे वो पैसा कहाँ जा रहा है? हमें रिजल्ट्स उसके 5% तो दिखे, 10% तो दिखे, वो क्यों नहीं दिख रहे सर? हमें ये बताएं। ठीक है, मैं तीनों क्वेश्चन को सीक्वेंस में लेता हूँ। दैट आई एग्री। हमें जो जो करना चाहिए हम उतना भी नहीं कर पा रहे। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो मैं डिपार्टमेंट के साथ बैठ के बात करना चाहता हूँ। जब जब मुझे मौका मिला है, जो जो चीजें मैं बोल पाया हूँ वो मैंने डिपार्टमेंट के सामने रखनी भी चाहिए। बट कहीं ना कहीं मेरा मतलब मेरा चाहते हुए भी मेरा कुछ ना कहीं बैंडविड्थ के बहुत सारे इश्यूज होते हैं कई बार कि मैं नहीं कर पाऊँ। मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा कि बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे डिपार्टमेंट के साथ करनी है, मिनिस्ट्री के साथ बात करनी है। बट क्या होता है ना, उसमें जितना एफर्ट लगाना पड़ता है उतना बैंडविड्थ तभी मैं नहीं निकाल पा रहा। तो वो मेरे पार्ट पे चीजें लैकिंग है। दूसरा, आप एआई का, यदि मैं आपका बात करूँ, जो एआई वाला आपने क्वेश्चन पूछा था, एआई का डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल आने वाला है। सब लोग मिलके, मैं कहूँगा कि सब लोग अपने लेवल पे एआई बेस्ड प्रोडक्ट बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, आई एम श्योर वो सब भी कर रहे हो। ठीक है। अब एआई के बाद चीजें जो मैंने आपको कहा था वो आरओआई, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि यदि हम आरओआई यदि हमें बेटर दिखानी है, तो हमें यदि इन्वेस्टमेंट को कम कर दें, जितना खर्चा आ रहा है एक्सेसिबिलिटी को मेंटेन करने में, तो आरओआई को पॉजिटिव साइड पे और बहुत अच्छा मल्टीपल लाने पे बहुत कुछ बेनिफिट होगा। तो एआई डेफिनेटली उसमें बहुत कुछ रोल प्ले करेगी। इवन कई लोग तो ये कहते हैं कि यार कुछ ऐसा नहीं आ सकता कि वेबसाइट मतलब हमें कुछ एक्सेसिबल बनाना ही ना पड़े, और अपने आप ही कोई एआई हो जो ऑटोमेटिकली उसे यूजर के लिए एक्सेसिबल करे। वो भी एक एस्पिरेशन लोग लेके चल। जैसे व्हील चेयर पे कई लोग कहते हैं कि यार हमें रैंप बनानी ही ना पड़े,
एक व्हील चेयर ऐसी आ जाए जो किसी भी तरह का हर्डल हो, चाहे स्टेयर हो चाहे किसी भी तरह की हर्डल हो, उसको क्रॉस करने में उसकी हेल्प करते हैं। ठीक है ना? तो दोनों तरह के एक्सपेक्टेशन से लोग चलते हैं। नाउ तो एआई का मतलब इन जन जो कंक्लूजन है वो यही है कि एआई का डेफिनेटली रोल है, और मोस्ट प्रोबेबली इन द नियर फ्यूचर वी विल आल्सो बी रोलिंग आउट ए प्रोडक्ट जो एआई की हेल्प से काफी अच्छा काम कर पाएगा। बट अभी हम इसको प्रॉपर अभी टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं उसके बारे में कुछ बोलूंगा नहीं। तो टेस्ट के बेसिस पे जो भी रिजल्ट होगा उसके बेसिस पे विल लो। तो सीएसआर का जो मैंने एक प्रॉब्लम देखी है, और मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सीएसआर की प्रॉब्लम, ठीक है, वो एक्चुअली में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, मतलब सीएसआर को मैं आपको ये बताता हूँ एक प्रॉब्लम मैंने जो नोटिस की है। क्या सीएसआर में अभी भी कुछ ऐसा टेंजिबल चाहिए होता है कि लाइक कि वो कुछ, जब वो सीएसआर में कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो कुछ टेंजिबल प्रोडक्ट हो। वो सॉफ्टवेयर को उतना सपोर्ट नहीं कर पाते सीएसआर। वो कहते हैं कि भाई जब हम सीएस मतलब कुछ दिखा सके, लाइक हम जब किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ फोटोज होनी चाहिए, कल को हमारी फाइल में वो जाए, जिससे कल को हमारे से कोई क्वेश्चन ना करे कि भाई ये पैसा एक्चुअल में कहीं खर्च भी हुआ था, एक्चुअल में किसी यूजर को कुछ दिया भी गया था कि नहीं दिया गया। मैंने जब पास्ट में एक बार उनसे जब हम पहले कभी डॉक्यूमेंट एक्सेसिबिलिटी का हमारा एक पोर्टल था, उसमें मैंने सीएसआर को बहुत अप्रोच करने की कोशिश करी थी। तो वहां पे मुझे प्रॉब्लम ये आ रही थी कि सीएसआर वाज लाइक यार हम सब्सक्रिप्शन दे भी दें, हम सपोर्ट भी करते सब्सक्रिप्शन, कि आप इतने बच्चों को अपने डॉक्यूमेंट एक्सेसिबिलिटी इंजन का सब्सक्रिप्शन दे दो सीएसआर मनी से। बट उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि उनके पास प्रॉपर दिखाने को कुछ टेंजेबल फोटो वोटो के लिए कुछ नहीं। ठीक है ना? यदि आप एक्चुअल में एक इवेंट भी कर दोगे तो हाथ में देने के लिए तो कुछ नहीं, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन। ठीक है? सीएसआर में ये प्रॉब्लम आती है कि जब आपके पास कुछ प्रूफ नहीं रहता ना, तो कल को आपके ऊपर स्क्रूटनी होने में कई बार आप फंस सकते हो। तो सीएसआर ऑर्गेनाइजेशन भी कई बार नहीं, ये चीज मेरा सवाल थोड़ा सा थोड़ा अवॉइड डिफरेंट करती है। है। मैं ये नहीं कह रहा कि सीएसआर पैसा नहीं देता एक्सेसिबिलिटी को। जिनको लेने आता है वो हम्म, ले रहे हैं। और हम्म, बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूँ। सब्सक्रिप्शन में भी हम्म, बहुत सारे लोगों ने करोड़ों रुपया लिया है। मेरे पास रिकॉर्ड ओके। है उन लोगों का। मेरा हम्म, सवाल ये है कि इतना पैसा, चाहे वो लिटिगेशन के बाद, सीएसआर के बाद, ग्रांट्स के बाद, जो पैसा इतना एक्सेसिबिलिटी पे लग रहा है, उसका रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा? इसका आंसर नहीं है बस, टू बी लाइक आई डोंट नो उसमें क्या प्रॉब्लम, वो एनालिसिस करना पड़ेगा। नहीं पता, मतलब मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैंने उसके कभी क्या सही एनालिसिस जगह पे की पैसा जा रहा है? अब इससे सिंपल मैं नहीं नहीं कह पूछ सकता। सकता। नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने कभी उस मतलब मैं तो सीएसआर में आपको मैं सही बताऊं तो मैंने एक बार शुरुआत में ट्राई किया था, मुझे उसमें सक्सेस नहीं मिली, मैंने उसके बाद सीएसआर छोड़ दिया। अब मैं सीएसआर का राउट देखता ही नहीं। चलो, मैं इसको थोड़ा सा और रिफ्रेश करने की कोशिश करता हूँ। पिछले 2-3 सालों से आई थिंक एक्सेसिबिलिटी, डिजिटल एक्सेसिबिलिटी या बिल्ट एक्सेसिबिलिटी एक ऐसी चीज बन गई है कि जिसको अब हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ गैड वाले दिन ही डिस्कस होती है। ये थ्रू आउट हम्म, पूरे साल हो रही है। किसी ना किसी हम्म, कन्वर्सेशन में एक्सेसिबिलिटी का जिक्र आ रहा है। अवेयरनेस बढ़ रही है, लिटिगेशन हो रही है, उसके ऊपर सर्कुलर भी आ रहे हैं, पर फिर भी टेंजेबल रिजल्ट नहीं आ रहे। ऐसा क्यों? उसका आंसर मैंने आपको वही जो आपको बताया था कि लाइक कि अभी भी क्या है ना, डिजिटल एक्सेसिबिलिटी में जितना एफर्ट लगना पड़ता तो वो एक ह्यूमंगस एफर्ट है। हाँ, लाइक आपको बताऊँ कि किसी एक अच्छे जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जो डे टू डे यूज वाली एप्लीकेशन है, उस पर यदि आपको प्रॉपर्टी एक्सेसिबल करना है तो उसमें ऑडिट प्लस रेमिडिएशन प्लस सब कुछ करके यदि आप लगाओगे ना, तो उसमें एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जाता है। और उन्हें ये नहीं समझ में नहीं आता कि यार इतना पैसा खर्च करने के बाद हमें रिटर्न क्या मिले। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। और ये कई बार ना मतलब, और उसमें एक और चीज मैं आपको कहूँगा कि इसमें एक और है कि लाइक कि जो टाइम फ्रेम लगता है ना, कई बार कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन को 6 महीने की जगह साल साल तक लगता है। मतलब बहुत रेयर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी वेबसाइट या मोबाइल ऐप को 2-3 महीने में पूरा एक्सेसिबल बनाए। किसी को 6 महीने लग जा रहे हैं, किसी को साल लग जा रहा है। कहीं कहीं तो ऐसे भी क्लाइंट है जिनको 1 साल से ऊपर लग जाए। उसमें क्या होता है कि लाइक आपने जो शुरुआत में ऑडिट किया था उस समय जो बग निकाले थे, जब वो 1 साल तक फिक्स होते होते 1 साल लग जाता है ना, तो बाय द एंड ऑफ द 1 ईयर वो प्लेटफॉर्म इतना चेंज हो चुका होता है कई बार कि उसमें नए बग निकल के आते हैं। तो अभी एक तो वो ये कि उन्हें एक बार अभी दे आर स्टिल लुकिंग इट एज ए कंप्लायंस, तो मुझे कंप्लायंस का टिक मार्क करना है। बिल्कुल। उन्हें आरओआई नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है ना? उनके पास वो डाटा है ही नहीं, कितने यूजर यूज करने वाले हैं, कितना क्या होने वाला है। उनको ये है कि हमारे ऊपर लीगल ने एक तलवार लटका रखी है
कि ये भैया ये करके दो जिससे ये जो कोर्ट में केस चल रहा है ये क्लोज हो जाए, ठीक है। उसकी वजह से वो चीजें हो रही है। उनकी अभी भी बिजनेस प्रायोरिटी में वो आके नहीं फिट हो, और जब तक क्योंकि उनके बिजनेस नहीं पास आएगा तब तक बात नहीं एक्सेस नहीं, बनेगी, क्योंकि तब तक बहुत नहीं बड़ा बना। देश है। मिट्टी का एक आर्ग्यूमेंट ये आता है कि रोज की लाखों वेबसाइट्स, लाखों एप्स आ रही है, हम्म, लाख नहीं तो हजारों में नियर, हम्म, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है देखना। हम्म। क्या ये आर्ग्यूमेंट आपको वाजिब लगता है? एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से आना जेन्युइन लगता है आपको? दूसरा, अब आप इस प्रोफेशन में हैं, किस तरह की अप्रोच लेके सेक्टर को आगे बढ़ना चाहिए? क्या दो तीन बड़े पॉइंट्स हैं? आज भी कोई प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है। अभी मैं आपको बताऊं हो क्या रहा है सेक्टर में। अभी एक हम्म। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने 3 दिन का एक कैंप किया, उसमें लगभग 100 बड़े एक्टिविस्ट थे, और मैंने लिंक्डइन पे देखी उनकी पोस्ट। उन्होंने कहा हम्म। 3 दिन की रिग्रेस डिस्कशन के बाद निकल के आया है, हमारी पास बहुत सारी पॉलिसीज हैं पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। आप मुझे बताओ, इस ये चीज किसको नहीं पता? इसके लिए 3 दिन की डिस्कशन का क्या मतलब है? तीन दिन क्या आपने कह रहे करोड़ों थे? रुपया लगा दिया सीएसआर का, सिर्फ ये जानने के लिए कि हमारे पास बहुत सारी पॉलिसी है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। ये भाई किसी 8वीं वाले को भी पूछ लो, 10वीं वाले को पूछ लो, कम्युनिटी में किसी को भी पूछ लो, एक्शन प्लान क्या है, आगे करना क्या है, उस पे बात कीजिए। तो अप्रोच क्या होनी चाहिए? 3 बड़ी चीजें बताएं जो हमें आगे करनी चाहिए एज ए सेक्टर। ठीक है, तो देखो मैं ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि मीठी जो बात कह रही है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, हजारों वेबसाइट्स आ रही हैं, हजारों ऐप आ रहे हैं डेली बेसिस पे, या हंड्रेड्स आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं वो नंबर्स मुझे भी नहीं पता। बट हाँ, हो सकता है हजारों या लाखों में आ रहे हैं। उसका मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है, बट मैं ये पूछूंगा कि आप उसके लिए कर क्या रहे हैं? आपने वो एक्सक्यूज दिया है या उस प्रॉब्लम को समझा है और उसको सॉल्व करने के लिए आप कुछ कर? प्रॉब्लम तो हर जगह होती है, बट आप अल्टीमेटली आप चाहते क्या हो? यदि आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आप उसके लिए कुछ स्टेप लो ना। आप उसके लिए कुछ स्टेप लिए ना। आप कुछ मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाइए, आप बैठिए कुछ विनाइज कीजिए कि इसका कैसे हम मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बना सकते हैं, इसके लिए कोई सॉल्यूशन तैयार किया जा सकता है क्या। आप कुछ स्टेप तो लीजिए ना उसकी तरफ। सिर्फ ये कहने से तो ये तो एक एक्सक्यूज की तरह है कि आपने एक प्रॉब्लम देखी, आपने उसका बहाना मार के अपना हाथ झाड़, ठीक है ना। दूसरा, जो कुछ स्टेप्स हमें लेने की जरूरत है, जैसे मैंने आपको एक तो वही कहा है कि कुछ चीजें हैं जो हमें रेगुलेटरी लीगल फ्रेमवर्क में चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला है कि हमें इसको कंप्लेंट ड्रिवन की जगह कंप्लायंस ड्रिवन बनाना होगा। सेबी ने बहुत अच्छा किया है, उसको एनुअल कंप्लायंस बना दिया है। इसी तरह हमें चाहिए कि सारी कंपनीज के लिए ये एनुअल कंप्लायंस का पार्ट, ठीक है। दूसरा जो मेजर स्टेप हमें लेने की जरूरत है वो ये है कि हमें एक नेशनल लेवल बॉडी चाहिए जिसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं डिजिटल एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड। तो वो एक फोरम, एक जगह बैठे, जो भी डिफरेंट टॉपिक्स उनको डिस्कस करें, एक कंक्लूजन लाए कि हम क्या चीज़ों को कैसे करना है जिससे कि ये रियली में कम्युनिटी के लिए अल्टीमेटली बेनिफिशियल। जब तक ये नहीं होगा तब तक क्या है कि वो चीज़ें या तो हमेशा रेगुलेटरी बॉडी मतलब गवर्नमेंट बॉडीज पे डिपेंडेंट रह जाएंगी कि भाई कोई अपने कोई, या फिर सब कोई अपने हिसाब से कर रहा हो, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई कुछ कर, बिल्कुल। कोई यूनिफॉर्मिटी होगी। ये जो बिजनेस वाली आप बात कर रहे हो, क्या आपको लगता है कि अगेन इसमें चैरिटी मॉडल बहुत बड़ा हर्डल है? क्योंकि आप कोई प्रोडक्ट डिसेबल्ड के लिए लॉन्च करते हो, एक तो जो डेवलपर जो हम्म, लॉन्च करता है वो भी ये सोचता है कि मैं सीएसआर के थ्रू बांटूंगा। दूसरा, हम्म, एज ए यूजर मुझे ये लगता है कि आज ना कल तो ये सीएसआर में मुझे मिलने ही वाला है, तो मैं इसके लिए पैसे क्यों खर्चूं? हम्म, तो जब सारी हम्म, चीजें हमें ऐसे ही मिल जाती हैं, अब फॉर एग्जांपल आप स्मार्ट केन का ले लो या स्मार्ट ग्लासेस का ले लो, लोग नहीं मिल रहे उनको। हम्म, रोज रिक्वेस्ट आती है, 100 बंदा इकट्ठा कर दो यार, हमें बांटना है। फ्री में भी नहीं लेने को तैयार कोई। तो जब चीजें हमें सारी फ्री में मिल जाएंगी, तो फिर हम पैसा किस चीज पे खर्चूं? तो आपको लगता है ये भी एक बहुत बड़ा हर्डल है बिजनेस केस स्टडी बनने में? डेफिनेटली बहुत बड़ा है। क्योंकि इसमें जिन लोगों ने, ठीक है, जिनके पास सीएसआर की रीच है, वो लोग तो अपना प्रोडक्ट है कैसा भी है वो बेच लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे आप खुद भी पता होंगे कि बहुत सारे ऐप्स आए जो बहुत अच्छे ऐप्स आए और वो सरवाइव नहीं कर, क्योंकि कम्युनिटी उसके लिए पे करने को तैयार ही नहीं थी। जिनके पास सीएसआर की रीच है वो कुछ भी, जैसे होता है ना, जिनके पास अच्छी मार्केटिंग आती है वो कुछ भी बेच लेते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट कितना भी खराब। तो जिनके पास सीएसआर की रीच है वो तो अपने कैसा भी प्रोडक्ट है बेचवा मतलब लोगों तक पहुंचा रहे हैं, वो भले ही लोगों के अल्टीमेटली काम आ रहा है कि नहीं।
और जो कुछ अच्छे लोग ने कुछ और ऐप बनाए हैं, वो अल्टीमेटली सर्वाइव नहीं कर पा रहे क्योंकि लोग पैसा। मतलब साहब, मैं एक इवेंट में गया, वहाँ कोई 25-30 लोग थे जो असिस्टिव टूल जिन्होंने बना रखी थी, और वहाँ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव भी थे, और सब अपने अपने प्रोडक्ट की बहुत तारीफ कर रहे थे। ऑब्वियसली जिन्होंने मेहनत की है करनी भी चाहिए, हम्म। और गवर्नमेंट भी खुश थी। जब मेरा नंबर आया, मैं कहा जी मेरा तो सिर्फ एक सवाल है, ये जितने भी 25 है 30 हैं, ऑडियंस में 200 बंदा है, हम्म। आप मुझे इन 200 बंदों के पास इन 25 का एक भी असिस्टिव टूल बता दीजिए, इनका भी छोड़ दीजिए, जितने भी कम्युनिटी में टूल है उसमें से एक असिस्टिव टूल बता दीजिए जिन कोई भी कम्युनिटी इस 200 बंदों में यूज कर रहा हो। यू विल बी सरप्राइज टू नो, और 200 कोई नहीं बंदे कोई। में एक भी बंदा यूज नहीं कर रहा था। इट मीन्स उस जा तो उन प्रोजेक्ट की क्वालिटी नहीं है, जा लोगों के लिए वो हम्म। बेनिफिशियल नहीं है। क्योंकि अगर मेरे को बाकी किसी चीज की जरूरत है, मुझे कोई तो दिखना चाहिए यूज करता हुआ, मुझे खुद थोड़ा बताना हम्म। की जरूरत है। हम्म। तो ये तो इस तरह की तो असिस्टिव टूल्स आ रहे हैं। हम सीएसआर जो बनाना चाहता है वो बना रहे हैं, जो कम्युनिटी से पूछते ही नहीं आपकी जरूरत क्या है, और प्रोडक्ट फेल हो हम्म। रहे हैं। ये कितना बड़ा कंसर्न है आपके हिसाब से? डेफिनेटली ये है, लेकिन देखो इसमें एक चीज कहूँगा तनिष भाई, इसमें एक चीज और है। जैसे एक ये आता है कि लाइक बहुत सारे लोग हैं जो कई बार फॉरेन के प्रोडक्ट खरीद लेते हैं बट इंडिया के प्रोडक्ट नहीं खरीदते। ठीक है। इंडिया के प्रोडक्ट के लिए वो सीएसआर पे रिलाई करते हैं, बट फॉरेन का जो प्रोडक्ट है वो खरीद लेते हैं। उसमें कम्युनिटी को भी ये चीज समझनी पड़ेगी कि जब आपका फॉरेन का प्रोडक्ट आपके पास तक आ रहा है ना, वो कई बार वो बहुत सारे वैलिडेशन होके आ रहा है उस लोकल कंट्री, और वो ऐसी ऐसी कंपनीज बना रही हैं जिनके पास बहुत पैसे आ रहे हैं। आपको जो लोकल कंपनीज हैं जो स्टार्टअप करने की कुछ कोशिश कर रहे हैं, आपको उनको सपोर्ट करना है, तो आप उनको यूज करके उनको फीडबैक दो। अब नाउ ऐसा नहीं, मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूंगा कि सारी कंपनीज ऐसे प्रोडक्ट बना रही हैं जो अल्टीमेटली कम्युनिटी के लिए हेल्पफुल नहीं है। बहुत सारे बना रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग बनाते हैं, कुछ लोग जो अपने लेवल पे जो, क्योंकि सी अल्टीमेटली इंटेंशन सबकी करेक्ट है। कुछ लोग होते हैं जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझ जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो प्रॉब्लम को सही से नहीं समझ, बट जब तक आप उनको प्रॉपरली सपोर्ट नहीं करोगे तब तक ये बात नहीं बदलेगी। जैसे हम्म। ऑडियो डिस्क्रिप्शन वाली काफी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, तो उसका यूज देखा है हमने कम्युनिटी में। हम्म। और ये भी आपकी बात बिल्कुल सही है फंडिंग वाली की, अब मेटा ग्लासेस के पीछे सब पागल हैं, लेकिन अपने देश के नहीं हम्म। खरीदते क्योंकि सबको पता है सीएसआर में मिल जाएंगे। क्योंकि मेटा के महंगे हैं और इंडिया वाले जो उतने हैं वो उतने महंगे नहीं है। उसमें एक और थोड़ा सा एंगल, आई डोंट नो, मतलब मैंने चेक कंपेयर नहीं किया, बट हो सकता है उसमें थोड़ा विजुअल लुक का भी एंगल हो, या फिर हो सकता है मतलब वो सी एस आर वाली एक्सपेक्टेशन है, ये तो सी एस आर से मिल जाएगा और वो हम पहनेंगे तो वो हम थोड़ा कूल लुक देंगे और हमें कोई नहीं समझेगा। मेरा जो सोशल स्टिग्मा है ना, वो भी कई बिल्कुल। बार रोल लेगा। अब मुझे ये बताइए आप, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ एनी ऐप। मैंने एक ऐप बनाई, मेरे ऊपर लिटिगेशन हुआ, मेरी ऐप एक्सेसिबल नहीं थी। अब हम्म। मैंने उस ऐप को लिटिगेशन के बाद एक्सेसिबल बना दिया। हम्म। जो लिटिगेशन जो जिसको मैंने हायर किया, सरल एक्स को, सरल एक्स ने मुझे बताया कि सर ये आपको करना चाहिए, ये इसके फायदे हैं, ये इसकी बिजनेस की स्टडी है, इतना ब्लाइंड यूजर है जो यूज करता है। मैंने आपकी बात मान ली और अब मैंने एक्सेसिबल कर दिया। फिर एक साल बाद मेरी ऐप इनएक्सेसिबल हो गई। अब आपने अपने एंड से हम्म। उनको बिजनेस केस स्टडी भी समझा दी, अवेयरनेस भी कर ली, लिटिगेशन भी कर दी। अब मेरे को उस ऐप को चलाने के लिए मैं हैबिचुअल हूँ, अब वो ऐप फिर से इनएक्सेसिबल हो गई। अब यहाँ पे आपने अवेयरनेस भी फैला दी, बिजनेस स्टडी भी बता दी, सब कुछ कर दिया, फिर वो इनएक्सेसिबल और दूसरी बार वो करने को तैयार नहीं है। अब इस केस में हम क्या करें? ऐसा रोज हो रहा है हमारे साथ। देखो आपने उसमें ना एक जो आपने पूरा बोला है उसमें बस एक छोटा सा पॉइंट मिस किया है बस। जब आपने किया है ना, आपने कंप्लाई पहली बार तो आपने जो पहली बार किया है वो कंप्लायंस की वजह से किया। ठीक है। बिजनेस मैंने आपको समझाया कि इससे आपको बिजनेस होगा, लेकिन आपको बिजनेस दिखा नहीं, उसका प्रॉपर ट्रैकिंग मैकेनिज्म दिखा नहीं कि मेरे अब कितने यूजर्स हैं जो मेरा अब ऐप यूज कर रहे हैं। पहले इतने यूजर्स थे मेरे पीडब्ल्यूडी, आज मेरे इतने पीडब्ल्यूडी, उनसे मुझे इतना बिजनेस है। वो प्रॉपर ट्रैकिंग मैकेनिज्म आपने बिल्ड नहीं किया, आपने सिर्फ मेरे से सुना, आपने हाँ होगा चलो शायद 15% पॉपुलेशन है वो शायद यूज करेगी, या उसमें से कुछ होंगे जो यूज करेंगे, बट आपने उसको ट्रैक करके देखा नहीं उसको बहुत पर। गूगल एनालिटिक्स में आपके पास ऐसा कोई आपने कोई मैकेनिज्म बिल्ड नहीं किया
कि आपके एनालिटिक्स में वो चीज़ें ट्रैक हो, जहाँ पे आपको बहुत सारे एनालिटिक्स प्रिपेयर करा। ठीक है। एक और चीज़ होती है, जब आपके ऊपर कोई कंप्लायंस की तलवार लटकी होती है ना, आप कई बार और जो चीज़ें होती है ना उसको कई बार सोचते हो यार मैं इन चीज़ों को चलो थोड़े दिन के स्लो डाउन कर देता हूँ, मैं जो और 4 फीचर लाने वाला था, मैं एक बार चलो, मेरे पास लिमिटेड बैंडविड्थ है, डेवलपर इतनी लिमिटेड है, तो मैं उन 4 जो नए फीचर्स हैं उनको थोड़े दिन के लिए स्लो डाउन करता हूँ, पहले इसको निपटाता हूँ क्योंकि मेरे ऊपर तलवार है। जैसे ही आप उससे तलवार आपके ऊपर से हटेगी, आप कहोगे यार मेरे इतने दिन से मैंने ये 4 फीचर रोक रखे थे, अब मैं जो पहले इसको फोकस करता हूँ, तो हो गया। तो जब तक वो आप इसको इतना सरल नहीं बना, डिजिटल एक्सेसिबिलिटी मेंटेन करना बहुत इजी हो गया। उसके लिए बहुत अभी आपको क्या करना है, उसको कुछ भी आपने नया फीचर लाया, आपको उसको फिर बैठ के प्रॉपर मैनुअल ऑडिट करना होगा, उसमें फिर जो बग्स है उसको बैठ के मैनुअली फिक्स करना होगा, उसमें रेगुलर एक बहुत अच्छा खासा एक डेवलपर का एफर्ट, एक कंटिन्यूस एफर्ट, और उतना उन्हें रिटर्न दिखना है, क्योंकि अभी तक वो ट्रैकिंग मैकेनिज्म बने। अब मैं इसको दूसरे एंगल से पूछना चाहता हूँ आपसे, और मेरे ये लास्ट के 2-3 सवाल हैं। एक, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि एक्सेसिबिलिटी इज योर फंडामेंटल राइट। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया, आरपीडी एक्ट बहुत स्पेसिफिकली कहता है कि आपको अपना आईसीटी एक्सेसिबल देना ही देना है। जब ये एक नॉर्म है, हर कंपनी को फॉलो करना है, तो इसमें बिजनेस स्टडी की लाइबिलिटी सिर्फ पर्सन विद डिसेबिलिटीज पे क्यों? ये तो सीनियर सिटीजन भी यूज करते हैं, और डिसेबिलिटीज वाले भी यूज करते हैं, और कई ग्रुप्स हैं जो डिसेबिलिटी को छोड़ के भी यूज करते हैं। इंटरफेस अगर इजी हो जाता है तो नॉन डिसेबल्ड को भी बहुत आसान हो जाता है। तो ये ओनस डिसेबल्ड पे क्यों, जब हम सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, लॉ कह चुका है, हम ही क्यों बिजनेस स्टडी दें? दूसरा, ठीक है। हम ये सुनते थे कि एप्पल जैसे जो प्रोडक्ट हैं वो एक्सेसिबल ही लॉन्च करता है, तब तक वो ऐप स्टोर पे आने ही नहीं देता, लेकिन आजकल वहां भी ऐसा नहीं हो रहा। यूएसए में वही ऐप एक्सेसिबल होगी, इंडिया में वही ऐप इनएक्सेसिबल हो जाएगी। जब वही प्रोडक्ट यूएसए में एक्सेसिबल होगा, यहाँ पे इनएक्सेसिबल हो जाएगा। ऐसा क्यों? और तीसरा, फाइनली अब लास्ट में आप अपने विचार दीजिए, गैड कितना इम्पोर्टेंट है, हमें अगले साल का क्या एक्शन प्लान लेके चलना चाहिए, किस तरह की रेगुलेशन हो रही है जिससे हमें पॉजिटिव रहना चाहिए? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये लीगल मैंडेट है, और आपने कहा कि बहुत सारे फीचर्स हैं जो ओल्ड एज लोग भी यूज करते हैं या अदर कम्युनिटीज भी यूज करती हैं। ठीक है। आप उसमें से कुछ देखोगे तो बहुत सारे फीचर्स ऑलरेडी एप्स में आने शुरू भी हो गए, जैसे डार्क मोड एक एग्जाम्पल है, जिसकी यूज मतलब जिसका यूज केस और जगह पे देखा गया। डार्क मोड काफी एप्स में आना शुरू, जो हम जिस एक्सेसिबिलिटी की बात कर रहे हैं उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अदर कम्युनिटी के लिए उतनी यूजफुल शायद अभी नहीं, जैसे जैसे वो मिलेगी वो शायद हो जाएगा। अब जैसे स्क्रीन रीडर ही है, स्क्रीन रीडर आई एम नॉट श्योर, मतलब एक ब्लाइंड पर्सन या जो लो विजन है जिनको स्क्रीन रीडर, मतलब जो स्क्रीन रीडर यूजर है स्पेसिफिकली, जो आपको स्पेसिफिकली स्क्रीन रीडर के लिए चीजें करें, उसका यूज केस और किस किस कम्युनिटी के लिए। ठीक है। जहाँ पे ऐसी चीजें हैं जो जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे, मैं आपको बताता हूँ एक, बहुत सारे लोगों को लगता था एक्सेसिबिलिटी मतलब है कि हमें कुछ ये 2-3 बटन देने हैं कंट्रास्ट चेंज पर, A-, A+, पर ये बटन देने हैं, इसका मतलब होता है डिजिटल एक्सेस पर, क्योंकि वो चीजें उन्हें समझ में आती है, वो चीजें दिखती हैं। उन्हें बटन का लेबल दे दिया, बटन का लेबल नहीं है सही से, या वो रीडिंग ऑर्डर गलत हो रहा है। मतलब आपको सही बताओ तो मेरे साथ कई बार मुझे कुछ क्लाइंट ने पूछा यार आप हमें बताओ कौन सी वेबसाइट आपने एक्सेसिबल बनाई है, हम लोग कहते हैं ये वाली वेबसाइट एक्सेसिबल बनाई है, कहते हैं यार इसको वेबसाइट को हम खोल रहे हैं तो हमें तो कोई डिफरेंट नहीं दिख रहा, हमें तो सेम दिख रही है, सेम एक्सपीरियंस है हमारे लिए। तो लोगों ने वही समझाता हूँ कि एक्सेसिबिलिटी से आपका कुछ भी एक्सपीरियंस एक पर्सन विदाउट डिसेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम रहेगा। तो जहाँ जहाँ एक्सेसिबिलिटी वाले ऐसे सिनेरियोज हैं जिसका यूज केस अदर कम्युनिटी में है, तो वो ऑलरेडी आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें ऑलरेडी हो रही। प्रॉब्लम वही आती है जहाँ स्पेसिफिक ऐसी चीजें हैं जहाँ पे स्पेसिफिकली पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए चाहिए। इसलिए बिजनेस केस हमें यहाँ पे लाना पड़ेगा और हमें उसको प्रॉपर प्रूव करना पड़ेगा। कंप्लायंसेस, आप भी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हो, मैं भी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा हूँ, लिसनर्स में भी बहुत सारे लोग ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कंप्लायंस होंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन आपको करने हैं। शायद आपको एक आधी चीजें ना पता हो, और हो सकता है आपको पता भी हो, बट हम कई बार उनको एक बार को इग्नोर भी कर देते हैं कि यार अभी नहीं हो पाएगा, अभी बैंडविड्थ नहीं है, अभी नहीं चला। ठीक है ना।
एप्पल के जो प्रोडक्ट्स हैं, सी अगेन, आई डोंट, मतलब वो मेरे सामने तो मैंने कभी ऐसा होता हुआ देखा नहीं कि एप्पल पे कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं आ सकता जो एक्सेसिबल नहीं है। क्योंकि मेरा एक्सेसिबिलिटी के साथ जो ज़्यादा इंटरेक्शन शुरू हुआ है वो लगभग 2016-17 के बाद हुआ है। उससे पहले मेरा एक्सेसिबिलिटी से कोई इतना इंटरेक्शन नहीं था। और जितना मेरी नॉलेज है, ऐसा नहीं है कि एप्पल पे 2016-17 में जितने भी सारे ऐप्स आते थे वो एक्सेसिबल होते थे। अगेन उनके लिए भी ये प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो एप्पल, अगेन उन अगेन वहाँ पे आप बिजनेस सेंस में आप उनके लिए सोच के देखिए, यदि वो एप्स को रिस्ट्रिक्ट करें कि जब तक आपका ऐप एक्सेसिबल नहीं है, तो एप्पल का जो आईफोन का जो मतलब वैल्यू है वो डाउन होने की वजह है, क्योंकि एप्पल ऐप स्टोर पे जो एप्स मिलेंगे वो बहुत कम है। मोस्टली एप्स आपको एंड्रॉइड पे मिलेंगे। ठीक है। दूसरा, एप्पल यदि ये करना भी चाहे कि नहीं मुझे करना है, चलो फिर भी, तो उनके पास क्या कोई मैकेनिज्म है आज के टाइम में कि वो कोई भी ऐप अपलोड करे, उसको ऑटोमेटिकली स्कैन करके बता दे कि ये ऐप प्रॉपर्ली एक्सेसिबल है या नहीं? मेरे हिसाब से तो उनके पास भी आज के टाइम में कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि वो फुल्ली ऐप को स्कैन करके वो बता सकते हो कि ये ऐप प्रॉपर्ली एक्सेसिबल है। तो वो मेरे हिसाब से तो पॉसिबल, मतलब अगेन एप्पल उस पर कुछ कर रहा है नहीं कर रहा है, ये टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज नहीं है कुछ, मतलब मेरी नॉलेज में नहीं है कि एप्पल कुछ कर रहा है क्या इस बारे में। और 2016-17 से जब से मैं एक्सेसिबिलिटी से इंटरेक्शन में हूँ, तब से मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं कि एप्पल ऐप स्टोर पे वही ऐप आते हैं जो एक्सेस। बाकी जो आपका गार्ड वाला क्वेश्चन था, उसका मैं ये कहूँगा कि देखिए, अगेन जो मैंने शुरुआत में कहा कि गार्ड का अल्टीमेट जो बेनिफिट है वो यही है कि जब आप सब मिलके एक साथ एक समय पे बात करते हैं किसी टॉपिक पे, तो उसकी जो रीच होती है वो बहुत बढ़ता है। अलग अलग टाइम पे जब बातें होती हैं तो उसकी उतनी रीच होती नहीं है। तो सब मिलके सब बात कीजिए। आप अपने लेवल पे सोशल मीडिया पे जितना डाल सकते हैं वो डालिए, जिसके जिसका हाथ में जो है, जो जो कर सकता है उस लेवल पे वो कीजिए। क्योंकि जब सब मिलके एक साथ बात करेंगे ना, तो वो रीच बढ़ेगी। क्योंकि क्या होता है, जब आप सोशल मीडिया पे पोस्ट देख रहे हो, आपको एक्सेसिबिलिटी की एक पोस्ट दिखेगी, आप एक बार को इग्नोर कर दोगे, "यार, चलो ये तो शायद मेरे काम की नहीं है, मैं इग्नोर कर।" बट आपको यदि 100 में से 10-20 पोस्ट आपको एक्सेसिबिलिटी की दिखेगी ना, तो आप पढ़े एक बार को 2-4 पोस्ट तो पढ़ोगे ही। आप कुछ तो उसके बारे में सीखो। तो इसलिए अपने लेवल पे जो भी लिसनर हैं अभी, जो भी आप कर सकते हो अपने लेवल पे, इस मई मंथ को यूटिलाइज कीजिए। अपने अपने लेवल पे जो कर सकते हो आप कीजिए, जिससे ये सब एक कलेक्टिवली एक मोमेंटम बने, और ये इसकी जो रीच है वो काफी हद तक बढ़े। तो यही मैं एक लास्ट मैसेज के तौर पे कहता थैंक यू बंसल साहब, बहुत मजा आया आपसे बात करके और कुछ तीखे सवाल हमने आपसे पूछे। उम्मीद इस कन्वर्सेशन और धनंजय साहब की कन्वर्सेशन से मुझे यही है कि एक कम से कम आप डिपार्टमेंट को ईमेल लिखिए, जो जेन्युइन लोग हैं, जो जेन्युइन लोग हैं उनके बारे में बताएं, और जो गड़बड़ियां हो रही हैं उसके बारे में बताएं। दूसरा, एक आशा की किरण ये बंधी है कि हो सकता है आने वाले टाइम पे एआई ऐसे टूल आ जाएं जो एक्सेसिबिलिटी को मिनटों में डिटेक्ट करे। एटलीस्ट चाहे वो मिट्टी हो या कोई और बॉडी हो, उनको पता चल जाए कि ये ऐप एक्सेसिबल नहीं है, ये वेब पोर्टल एक्सेसिबल नहीं है। तो उनके लिए भी जो अफोर्डेबिलिटी हो, उनके लिए भी थोड़ा काम कम हो, और हमारे लिए एक्सेसिबिलिटी इंश्योर हो, ताकि हम इंडिपेंडेंटली अपने टास्क कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हूँ। थैंक यू। तो लिसनर्स, बात की आज हमने आकाश बंसल साहब से, जिन्होंने अपना अनुभव शेयर किया, क्या रेवोल्यूशन हो रही है और क्या हो सकती है। एक बात ज्यादातर शोज में निकल के आई है कि जब तक आप बिजनेस नहीं दिखाओगे कंपनीज को, बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा है, आपके काम का है, तो बाय कीजिए। डोंट रिलाई ऑन CSR, ताकि उन कंपनीज को नंबर पता चले और हमारे लिए चीजें और एक्सेसिबल हो। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। दिव्यांग स्टूडेंट्स यूपीएससी क्लियर नहीं कर सकते? ऑर्फन स्टूडेंट्स प्रिविलेज के सामने compete नहीं कर सकते? ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स गवर्नमेंट सर्विसेज में नहीं जा सकते? और क्वालिटी कोचिंग सिर्फ अमीरों के लिए होती है? ये सब मिथ्स हैं। सवाल ये है, ये डिसाइड किसने किया? टैलेंट प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेस है। तुम्हें सिंपैथी नहीं चाहिए,
तुम्हें चाहिए सिर्फ एक मौका। सिर्फ एक मौका दीप स्तंभ के साथ। दीप स्तंभ मनोबल नेशनल एंट्रेंस 2026 ला रहा है एक बड़ी अपॉर्चुनिटी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ऑर्फन स्टूडेंट्स, ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स और लो इनकम ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए। यूपीएससी 2025-2026 में मनोबल के 18 स्टूडेंट्स ने सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर किया है। सिलेक्टेड फेलोज को मिलेगा फ्री रेजिडेंशियल कोचिंग जलगांव, पुणे और दिल्ली में यूपीएससी, स्टेट पीएससी, बैंकिंग और हायर एजुकेशन एंट्रेंस एग्जाम जैसे CLAT, MBA, CUET, CET और ऐसे सारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, एक्सपर्ट गाइडेंस, मेंटरशिप सपोर्ट और वाइडर एक्सेस के लिए ऑनलाइन कोचिंग ऑप्शन भी। एंट्रेंस एग्जाम होगा 5 जून 2026 को इंडिया के मेजर सिटीज में। ये सिर्फ कोचिंग नहीं है, ये एक सपोर्ट सिस्टम है जो आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट है 1 जून 2026। विजिट करें www.deepstump.org या व्हाट्सएप करें 9067111597 पर। अगर आप किसी ऐसे स्टूडेंट को जानते हैं तो उन्हें ये जरूर शेयर करें। टैलेंट यूनिवर्सल है, अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए। मिलिए रखेचा फिनसर्व की फाउंडर और शक्ति मेघा रखेचा से, जिनका मानना है कि अक्सर लिमिटेशंस आंखों से नहीं सोच से बनती हैं और इसी सोच की वजह से कई लोग, खासकर जो ब्लाइंड या विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज से दूर रखा गया है। सबसे ज्यादा मुश्किल होता है हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेना। जहां प्रोटेक्शन सबसे जरूरी है, वहीं एक्सेस सबसे कम दिया गया है। लेकिन अब नहीं, रखेचा फिनसर्व के साथ हम सिर्फ पॉलिसीज नहीं देते, हम देते हैं समझ, रिस्पेक्ट और इक्वल अपॉर्चुनिटी। हम इंश्योर करते हैं कि आपको मिले सही हेल्थ इंश्योरेंस, रिलायबल टर्म इंश्योरेंस और पूरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिना किसी बायस के, क्योंकि हम मानते हैं आपका हक किसी से कम नहीं। तो इंतजार क्यों? आज ही जुड़िए रखेचा फिनसर्व के साथ। Call or WhatsApp 9711154808 to get insured. Rakecha FinServ, financial planning for everyone without barrier. अरे, तुम इतनी तेजी से बिना देखे कैसे टाइप कर लेते हो? कोई साथ बैठा है क्या? नहीं यार, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरे पास है स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर। स्वलेखन, स्वलेखन। आज खुद को आजमाओ, निर्भरता की जंजीर तोड़ो, सीखो टाइपिंग स्वलेखन से, अपने हक की जंग लड़ो। मराठी, हिंदी, इंग्लिश सब एक ऐप में फ्री, 78 मजेदार लेसन्स से सीखना हुआ इजी। स्वलेखन से आपके विचार अब बने पहचान, स्वलेखन से लिखो खुद और छू लो आसमान। स्वलेखन। निवांत अंधमुक्त विकासालय लेकर आए हैं स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर, एक अनोखा सेल्फ लर्निंग अनुभव जो रिकॉर्डेड वॉइस के साथ आपको खुद सिखाएगा टाइपिंग की कला। स्वलेखन। मोबाइल के लिए प्ले स्टोर से और विंडोज पीसी या लैपटॉप के लिए SWALEKHAN यानी कि swalekan.org से ऐप डाउनलोड करें या फिर कॉल करें 9923 772375 पर। स्वलेखन।